स्टूडेंट्स, कृष्णा कॉलेज ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के सामने एक नया टॉपिक लेकर के हम प्रस्तुत हुए हैं जो हमारा मार्गदर्शन करेगा, हमें बीएड के लिए हमारी अच्छी तैयारी करने के लिए हमको प्रोत्साहित करेगा, हमें ज्ञान देगा, हमारी परीक्षा उपयोगी ज्ञान को वो बढ़ाएगा। जिसमें हम चल रहे थे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग जो हमारा 1948-49 में गठित किया गया था, उसकी कुछ मुख्य सिफारिशों को हम पढ़ रहे थे। अब से पहले भी हमने उनको पढ़ा था क्योंकि काफी सारी वे समस्याएं और काफी सारी वे सिफारिशें उन्होंने दी हैं, है ना। तो उन सिफारिशों के बारे में हम निरंतर पढ़ते जा रहे हैं। तो वो एकदम से तो हम पढ़ नहीं सकते हैं। अगर उनकी सिफारिशों को हम पढ़ें तो कम से कम हमें 4-5 घंटे तो सिफारिशों को पढ़ने में ही लग जाएंगे। तो इसीलिए थोड़ी थोड़ी उनको सिफारिशों को लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। जो अब तक हमने उनकी सिफारिशें पढ़ी है ना, तो उसमें जो हमारा लास्ट था उसमें छात्रों का अनुशासन क्या होना चाहिए, विश्वविद्यालय स्तर पर छात्रों के अनुशासन में किस तरह का सुधार किया जा सकता है या उसकी उनको किस तरह से दिशा दी जा सकती है। आगे हम इसमें पढ़ेंगे आज कि विश्वविद्यालय और महाविद्यालय जो शिक्षक होते हैं उनके बारे में इस आयोग ने क्या बताया है। जैसे इसमें बताया है कि आयोग की सम्मति में जो शिक्षा की किसी भी योजना की जो सफलता होती है वो अध्यापकों की योग्यता और उनकी कर्तव्य निष्ठा पर ही आधारित होती है। जो जितने सफल या योग्य जो टीचर्स होंगे या वो कर्तव्य परायण होंगे तो वो शिक्षा जो है प्रगति करती है, प्रोग्रेस करती है। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी मत प्रकट किया कि योग्य और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तियों को शिक्षण कार्य की ओर आकर्षित करने के लिए शिक्षकों के वेतनमान, उनकी सेवा शर्तें, है ना, उनमें भी सुधार किया जाना चाहिए। तो आगे उन्होंने कैसे कैसे इसमें बताया है। जैसे पहले बताया है कि विश्वविद्यालयों और उनसे संबद्ध जितने भी डिग्री कॉलेज या महाविद्यालय है उनमें अध्यापकों की नियुक्ति करते समय उनकी जो एकेडमिक एबिलिटी होती है, शैक्षिक योग्यता होती है, उसके साथ साथ उनकी शिक्षण योग्यता, एक अभिवृत्ति होती है, टीचिंग अभिवृत्ति जो होती है आपकी, और नेतृत्व शक्ति को भी देखना चाहिए। यानी कि टीचर के अंदर आत्मविश्वास है या नहीं है, वो क्लास में खड़ा होकर के बच्चों के सामने अपनी विषय वस्तु को दे सकता है या नहीं दे सकता है, या शर्मीला है, उसको कोई हेजिटेशन हो रहा है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो गिर रहा है ना, वो नेतृत्व कर सकता है बच्चों को, नहीं कर सकता है, उनको डील कर सकता है बच्चों को, उनको समझा सकता है। अगर वो बीच में कुछ इधर उधर की बातें करते हैं बच्चे तो उनको वो किस तरह से हैंडल करेगा, ये सब चीजें भी उनको आनी चाहिए। यानी कि योग्यता तो होनी चाहिए, अपने विषय में वो एक पीजी तो होना ही चाहिए, पीजी के साथ साथ में उसको मास्टरी के साथ साथ में उसको अपने कंटेंट के विषय वस्तु की जानकारी के साथ साथ में उसको एक शिक्षण योग्यता जो होती है, अभिवृत्ति जो होती है, टीचिंग मेथड जो होते हैं कि किस टीचिंग मेथड से पढ़ाया जाना चाहिए, और उसको हम समय समय पर नई कक्षा में परिवर्तित भी करते रहते हैं कि अगर एक शिक्षण से नहीं अच्छी तरह से शिक्षण कार्य हमारा चल रहा है तो दूसरा शिक्षण मेथड हम वहीं पर अपना लेते हैं, चेंज कर देते हैं। तो ये सब चीजों में पारंगत होना चाहिए। दूसरा इसमें बताया है अध्यापकों की प्रोन्नति के संबंध में इन्होंने बताया है कि अध्यापकों की जो प्रोन्नति है केवल सीनियरिटी के आधार पर नहीं होनी चाहिए, ज्येष्ठता के आधार पर भी नहीं होनी चाहिए। उनकी जो विद्वता है, उनका जो ज्ञान है, उनकी जो शिक्षण कुशलता है, उनका जो शोध कार्य है, उसको आधार बना करके ही उनकी जो पदोन्नति है, प्रमोशन जो है वो होना चाहिए, उसको भी काउंट उसमें करना चाहिए। नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि आयोग ने विश्वविद्यालय के जो शिक्षक होते हैं उनको 5 श्रेणियों में बांटा है। पहला होता है रिसर्च फेलो, दूसरा इंस्ट्रक्टर, तीसरा लेक्चरर, चौथा रीडर और पांचवा प्रोफेसर। इनके लिए अलग अलग उच्च वेतनमान को निश्चित उन्होंने किया है। और महाविद्यालय जो शिक्षक है उनको केवल 2 वर्गों में उनको विभाजित किया है, पहला प्राचार्य, दूसरा लेक्चरर। जितने वहां पर टीचर्स काम करेंगे वो लेक्चरर होंगे और एक प्रिंसिपल वहां पर होगा। और इनके वेतनमानों में वृद्धि करने की बात कही है। इनका जो महाविद्यालयों के जो प्राचार्य हैं, उनके जो टीचर्स हैं, है ना, उनके भी
वेतनमान जो है जितना ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकते हो, है ना, वो बढ़ाने चाहिए, ताकि उनका जीवन स्तर भी जो है, उनकी सेवा जो शर्तें हैं वो भी अच्छी तरह से वहां पर लागू हो सके, है ना, उनका जो जीवन स्तर है वो ऊंचा उठ सके, जो है उनमें जो है एक आत्मविश्वास की भावना उनके अंदर जाग जाए, तो ये सब चीजें भी इसमें आ सकती है। तीसरा इन्होंने बताया है कि नए वेतनमानों को भी लागू किया जाना चाहिए। सरकार की तरफ से कुछ टाइम होता है, उस टाइम पीरियड के अनुसार जो है नए वेतनमान भी लागू कर सकते हैं, जिससे उनका जीवन स्तर और ज्यादा ऊंचा उठ सके, उनको एक सैलरी अच्छी अमाउंट उनका सैलरी के रूप में मिल सके। क्योंकि अब से पहले यानी कि 5वां वेतन आयोग से लगभग पहले की अगर हम बात करें तो उसमें ज्यादातर जो है वो शिक्षकों को ही बहुत कम पैसा दिया जाता था। प्राथमिक शिक्षक हुए, माध्यमिक शिक्षक हुए, उच्च शिक्षक हुए, इनकी सैलरी बहुत कम मानी जाती थी, इनको बहुत कम सैलरी दी जाती थी, है ना, तो उसी चीज को लेकर के कह रहे हैं। नेक्स्ट इन्होंने बताया है इनकी सेवा शर्तों के बारे में थोड़ा सा सुझाव दिया है। क्या है कि महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के शिक्षकों को अध्ययन अवकाश भी दिया जाना चाहिए। अध्ययन अवकाश इसमें बताया है कि एक बार में अधिक से अधिक 1 वर्ष और पूरे सेवा काल में वो अधिक से अधिक उनको 3 वर्ष का अध्ययन अवकाश दिया जा सकता है। अध्ययन अवकाश का मतलब यह है कि अपनी वो कुछ योग्यता बढ़ाना चाहते हैं, वो आगे कुछ और डिग्री लेना चाहते हैं, तो प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, तो उसके लिए यानी कि पूरे जीवन काल में 3 साल का अवकाश हो सकता है और उसको 1 साल का अवकाश दिया जाना चाहिए। सरकारी कर्मचारियों की भांति उनको प्रोविडेंट फंड की सुविधा भी दी जानी चाहिए। उनके सेवानिवृत्त होने की जो आयु 60 वर्ष है, यदि उनका स्वास्थ्य अच्छा हो तो उस उम्र को, उस आयु को बढ़ा करके 64 वर्ष की आयु भी कर देनी चाहिए। ये भी इन्होंने सुझाव दिया है। नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि विश्वविद्यालय और संबद्ध महाविद्यालय शिक्षकों को 1 सप्ताह में 18 घंटे का पीरियड जो है वो पढ़ाने का कार्यभार उनको दिया जाना चाहिए। यानी कि 1 सप्ताह में 18 घंटे, 6 दिन होते 1 सप्ताह में, तो एक दिन में 3 पीरियड जो है उनको लेने चाहिए, 3 कालांश में पढ़ाना चाहिए, तो 6 दिन में वो 18 कालांश हो जाएंगे। नेक्स्ट उन्होंने बताया है कि विश्वविद्यालय अध्यापकों को उनके विश्वविद्यालय के निकट कम किराए पर आवास सुविधा भी उनको होनी चाहिए। यानी कि उनका रहने का जो निवास स्थान है, अगर विश्वविद्यालय या महाविद्यालय जहां पढ़ाते हैं उसके आसपास मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, ताकि उनको आने जाने में असुविधा ना हो, इस समय पर पहुंच जाए, है ना, तो उसके लिए उन्होंने बताया है। नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि छात्र कल्याण क्रियाएं क्या होनी चाहिए। छात्रों, जो विश्वविद्यालय के छात्र होते हैं, महाविद्यालय के छात्र होते हैं, उनके कुछ छात्र कल्याण के लिए भी कुछ सुझाव दिए हैं, वो हम पढ़ते हैं। नंबर 1, प्रत्येक विश्वविद्यालय में छात्र कल्याण सलाहकार बोर्ड की स्थापना की जानी चाहिए, है ना, छात्र कल्याण सलाहकार बोर्ड, एडवाइजरी बोर्ड ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर, और वो क्या काम करेगी, छात्र कल्याण संबंधी योजनाएं बनाएगी और उनका क्रियान्वयन करेगी। इस तरह का एक बोर्ड वहां पर बनाना चाहिए। दूसरा इन्होंने बताया कि प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक छात्र अधिष्ठाता यानी कि डीन होते हैं, डीन ऑफ स्टूडेंट की नियुक्ति भी की जानी चाहिए, जो छात्रों के लिए और एक छात्रों के लिए, है ना, जो एक छात्रों के लिए हो जाएगा और दूसरा यानी कि छात्र छात्राओं के लिए डीन की व्यवस्था वहां पर होनी चाहिए। तीसरा इन्होंने बताया है कि प्रत्येक विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में एक शारीरिक शिक्षा निदेशक की नियुक्ति भी की जानी चाहिए, जो स्वास्थ्य शिक्षा और खेलकूद व्यवस्था के प्रति उत्तरदायी होगा। प्रत्येक विश्वविद्यालय में शारीरिक शिक्षा निदेशक की बात कही है, जो खेलकूद व्यायाम से संबंधित पूरी जानकारी वो बच्चों से देता रहेगा, उसे देता रहेगा, उनकी प्रोग्रेस को वो जांच करता रहेगा। नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में स्नातक कक्षाओं के प्रथम जो 2 वर्ष है, शुरू के जो 2 वर्ष हैं, उनमें स्वास्थ्य शिक्षा अनिवार्य की जानी चाहिए। जो पहले प्राथमिक 2 वर्ष होते हैं उनमें स्वास्थ्य की शिक्षा को कंपल्सरी उन्होंने कर दिया गया है। नेक्स्ट इन्होंने बताया है
कि विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में छात्र छात्राओं के व्यायाम और खेलकूद आदि के लिए भी उचित व्यवस्था वहां पर की जानी चाहिए, ताकि बच्चों का शारीरिक विकास हो सके, मानसिक विकास हो सके। नेक्स्ट उन्होंने बताया है कि विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में एनसीसी की व्यवस्था भी की जानी चाहिए और उसमें छात्र छात्राओं को एनसीसी लेने के लिए आकर्षित करना चाहिए। एनसीसी की उपयोगिता क्या होती है, उसका महत्व क्या होता है, एनसीसी वास्तव में है क्या, उसके बारे में बताएं और उनको एनसीसी में प्रवेश करने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन करना चाहिए। आगे उन्होंने बताया है कि प्रत्येक विश्वविद्यालय में छात्रों की स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए और उनके सामान्य रोगों के उपचार के लिए चिकित्सालयों की व्यवस्था भी होनी चाहिए। एक छोटा सा एक मेडिकल जो है ऑफिस खोल दिया जाना चाहिए, या हॉस्पिटल की बात कर सकते हैं, उसको हॉस्पिटल का रूप दे देना चाहिए। उसमें एक किस्म से एक डॉक्टर होना चाहिए और वो उसमें डिस्पेंसरी होनी चाहिए और प्राथमिक उपचार के लिए उसमें कुछ सामान भी वहां पर होना चाहिए जो छोटे छोटे रोगों के बारे में बच्चों को गाइड कर सके, उनको अवेयर कर सके। आगे इन्होंने बताया है कि विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में एक सस्ते मूल्य पर मध्याह्न भोजन की व्यवस्था भी की जानी चाहिए, कैंटीन बनानी चाहिए उनको, बहुत कम पैसे में बच्चों को मध्याह्न भोजन वहां पर जो प्रोवाइड करा सके। नेक्स्ट बताया है कि विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्र संघों का गठन भी किया जाना चाहिए। छात्र छात्राओं को सामूहिक कार्यों द्वारा स्वशासन की शिक्षा जो दे सके, इसलिए छात्र संघों को वहां पर ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए। एक स्वशासन होता है, अपने आप शासन करना, उस तरह की अगर उनको जानकारी दी जानी चाहिए तो छात्र संघ वहां पर स्थापित करना जरूरी है। नेक्स्ट बताया है कि विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में एक प्रोक्टोरियल बोर्ड जो है वो भी खोला जाना चाहिए, जो बच्चों को विद्यालयों के महाविद्यालयों के प्रशासन से संबंधित जानकारी देगा, संगठन से संबंधित जानकारी देगा कि महाविद्यालय का प्रशासन कैसा होता है, किस प्रकार से चलाया जाता है, तो उस तरह की जानकारी बच्चों को दी जानी चाहिए, उसमें उनको प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट उन्होंने बताया है कि विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के छात्र छात्राओं को गांव में समाज सेवा के अवसर भी प्रदान किए जाने चाहिए। उनको कुछ समय के बाद में गांव में ले जाना चाहिए, गांव में जो है कुछ सफाई अभियान चला देना चाहिए, कुछ वृक्षारोपण का अभियान चला देना चाहिए। जो बूढ़े वहां पर व्यक्ति हैं, पुरुष स्त्री महिला जो भी हैं तो उनको साक्षर करने का कुछ इस तरह का प्रोग्राम वहां पर चला देना चाहिए। और नेक्स्ट उन्होंने बताया है कि जितने भी विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में छात्रावासों की व्यवस्था भी होनी चाहिए और उनमें जो निर्धन जो छात्र छात्रा वहां पर पढ़ते हैं बच्चे, उनको छात्रवृत्तियां भी प्रोवाइड कराई जानी चाहिए, उनकी आर्थिक सहायता